Hello my dear students, today I will teach you 10th history, first chapter, topic strange case of Britain unification. Previous video में मैं unification of Germany and the unification of Italy बता दी थी. आज मैं ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में बता रही हूँ. आप इसके पॉलिटिकल कंपोजिशन पे ध्यान देंगे. ये रफ डायग्राम है एक प्रकार से इंग्लैंड का, जब इंग्लैंड आपस में जुड़ा नहीं था, अलग अलग था उस पार्ट्स को. जैसे नॉर्थ में आप देखेंगे स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड से नीचे इंग्लैंड, इंग्लैंड के बगल में आपको वेल्स है. फिर ये पार्ट, ये आइलैंड जो दिख रहा है, ये आइलैंड, पूरा आइलैंड आपको आयरलैंड का है, लेकिन इसके नॉर्थ भाग को नॉर्थ आयरलैंड बोलते हैं और इसके साउथ वाले पार्ट्स को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं. इट मीन्स ये आयरलैंड दो भाग में डिवाइड था. नॉर्थ वाले भाग को नॉर्थ आयरलैंड एंड साउथ वाले भाग को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं. अब इसमें हम देखेंगे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये सब आपस में मिले हुए नहीं थे, सब अलग अलग थे. सबका अपना अपना टेरिटोरी था, अलग अलग अपना थे. तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये बीच वाले भाग यहाँ पे इंग्लैंड का है, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जब इंग्लैंड को स्कॉटलैंड से मिलाया जाता है और वेल्स एक साथ मिलते हैं, तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन. यूनिफिकेशन के बाद जब मिलता है ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, जब ये तीनों पार्ट्स को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो उसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन. आप कॉपी पर लिखेंगे स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन. फिर आप ध्यान देंगे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, जब ये चारों पार्ट्स को मिलाया जाता है, एक किया जाता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड को, तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके इसका नाम पड़ता है. लेकिन जब यूनिफिकेशन के बाद ये सारे आइलैंड को आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये पूरे आपस में कहलाता है ब्रिटिश आइलैंड. तो इस प्रकार इसका एक पॉलिटिकल कंपोजिशन था. अब हम देखेंगे कि इस बड़े भूखंड को, इस आइलैंड को हम किस प्रकार यूनिफाई करते हैं रिवॉल्यूशनरीज की मदद से. अब हम देखेंगे, कहता है इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल. इट मीन्स ये जो सारे भाग को, टेरिटोरी को एक बनाया गया, ये कोई अचानक घटना नहीं है. भले यहाँ पे कोई खून खराबी नहीं होती है, जोर से ये अचानक ये घटना नहीं होती है. बहुत दिनों से रिवॉल्यूशनरीज लोग आपस में मेहनत करके तब सबको आपस में मिलाते हैं. इसलिए कहा था इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रम प्रोसेस. यह एक लंबे समय के बाद ये पूरा हो सका. अब ये ब्रिटिश आइल्स का जो ये पार्ट्स है, इसको हम लोग इथनिक ग्रुप कहते हैं. ये सबको, ये पूरे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश आइल्स इज ऑल्सो कॉल्ड इथनिक ग्रुप. इट हैड देयर ऑन कल्चर एंड पॉलिटिकल कल्चर. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक स्टेट का अपनी अपनी कल्चर भी है, अपना अपना रिलीजन है, अपना अपना ट्रेडिशन है, सबका अलग अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है. लेकिन यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि इंग्लैंड कुछ दिनों के बाद ये बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस हो जाता है. प्रोस्पेरस इट मीन्स बहुत ज्यादा समृद्धशाली हो जाता है. इसका कारण है कि सबसे पहले यहाँ पे इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी. अब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के चलते ये बड़ा भूखंड जो है ये बहुत ही प्रोस्पेरस हो जाता है. और प्रोस्पेरस होने के चलते यहाँ पे मोनार्की सिस्टम थी, लेकिन जब वहां पे मिडिल क्लास के इलाइट लोग रिवॉल्यूशन करके इस भाग के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनती है तो यहाँ पर के जितने भी मिडिल क्लास के इलाइट पीपुल हैं वो मोनार्क पर इस बात का प्रेशर देते हैं कि आप
राजा तो रहे, लेकिन आपको भी पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे जो सिस्टम चलेगी वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम चलेगी। ये कहानी आपको है 1688 में। तो वहाँ पे इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट की स्थापना की गई 1688 में। तो वहाँ पर जो मोनार्की पार्लियामेंट था उसको सीज कर लिया गया और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम का एक पार्लियामेंट दिया गया, ताकि मोनार्क भी अपने मन से कोई रूल का फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सके। तो अब ये भूखंड जो है इंग्लैंड वाला जो ये भूखंड ये बहुत प्रोस्पेरस हो गया, अब इनका दबदबा बढ़ गया। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये इंग्लैंड यूरोपियन कंट्री में हम देखते हैं कि दो प्रकार के चर्च होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक चर्च, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये सारे भूखंड में, इस सारे टेरिटोरीज में कहाँ प्रोटेस्टेंट चर्च है और कहाँ पे कैथोलिक चर्च है, क्योंकि यहाँ जो अलग अलग जो भूखंड है इसकी अलग अलग ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन है। तो निश्चित रूप से कहीं के लोग कैथोलिक चर्च से बिलोंग्स करते होंगे और कहीं पे प्रोटेस्टेंट चर्च से। तब ध्यान देंगे इंग्लैंड में जो चर्च थी उस समय वो प्रोटेस्टेंट चर्च थी। अब ये चर्च, और जबकि स्कॉटलैंड में, वेल्स में और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये सब में आपको कैथोलिक चर्च थी। तो पूर्ण रूप में तो कैथोलिक चर्च नहीं थे, कहीं कहीं कुछ कुछ अलग अलग मानक प्रोटेस्टेंट चर्च की भी ये लोग मानता थी। तो इंग्लैंड जैसे स्कॉटलैंड में अगर कुछ पीपुल प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते थे तो यहाँ से उनको बुस्टअप किया जाता था, चाहे पैसा के द्वारा या जिस चीज से उनको समर्थन मिलता था, जिसके चलते यहाँ पे रहने वाले जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्च के लोग थे उनका मनोबल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब ये इंग्लैंड कुछ दिनों के बाद इस स्कॉटलैंड को आपस में एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत इसको आपस में मिला लेते हैं। जबकि अब ये दोनों पार्ट आपस में मिल जाते, जबकि यहाँ की जो लैंग्वेज थी वो स्कॉटिश थी और यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो लैंग्वेज में भी विभिन्नता है, लेकिन ये कंपेल करके इंग्लैंड इसको कंपेल करके इस भाग को अपने में मिला लेते हैं और अपना इंग्लिश लैंग्वेज पूरे स्कॉटिश लैंग्वेज को हटा करके वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को लागू करते हैं। तो इस प्रकार ये वेल्स को भी मिला लेते हैं। इस प्रकार ये तीनों पार्ट जब आपस में मिल जाते हैं तो यही भाग ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। अब इस आयरलैंड की तरफ देखेंगे तो ये नॉर्थ आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट चर्च थी। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम चर्च थी, जिसके चलते इंग्लैंड को इसको आप मिलाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और इस भाग को भी, नॉर्थ आयरलैंड को भी अपने में ये मिला लेते हैं। अब जब इस नॉर्थ आयरलैंड को आपस में मिलाते हैं तो यही कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें है कि इस भाग को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जहां पर भी लोग कैथोलिक चर्च को मान रहे थे और यहाँ पर के एक कुछ जो रिवोल्यूशनरीज हैं, बाद में रिवोल्यूशन भी होती है कि हम आपस में नहीं मिलेंगे क्योंकि ना तो मेरा लैंग्वेज एक है ना ट्रेडिशन एक है, हम लोग आपस में नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पर के कुछ रिवोल्यूशनरी जैसे एक उल्टन है जो बहुत ही इसके लिए संघर्ष किए, लेकिन फिर भी ये इंग्लैंड कंपेल करके इनको 1801 में इनको बलपूर्वक ये पूरे को आपस में मिला लेते हैं, जिसको हम लोग ब्रिटिश आइल्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन इस रूप में हो जाता है। अब ध्यान देंगे ब्रिटिश का, तो मान लीजिए किसी तरह कंपेल करके सारे टेरिटोरीज को यूनिफाई तो कर दिया गया, लेकिन एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस जगाने के लिए आपस में इंग्लैंड आखिर क्या करता है, तो इस सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस जगाने के लिए, जब तक आपस में सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस नहीं आएगी, नेशनलिज्म की फीलिंग्स नहीं आएगी, पैट्रियोटिक फीलिंग्स नहीं आएगी, तब तक ये नेशन आपस में ये टेरिटोरीज आपस में नेशन स्टेट नहीं बन सकता है।
तो इस नेशन स्टेट को बनाने के लिए इंग्लैंड, यानी कि इसमें सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस लाने के लिए सबके लैंग्वेज को सेम कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आयरिश लैंग्वेज था, यहाँ पे स्कॉटिश लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश, तो सबको आपस में एक लैंग्वेज की मान्यता देते हैं। नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को मेन माना गया। अब सारे टेरिटोरीज में इंग्लिश को मेन लैंग्वेज बना दिया गया। फिर आपको इस एक नेशन स्टेट के लिए एक नेशनल फ्लैग भी होनी चाहिए। इस नेशनल फ्लैग के रूप में यूनियन जैक को चुना गया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के का एक चिन्ह रहता है उन लोग के फ्लैग पे, तो इसको कहते हैं यूनियन जैक। तो इस सारे भूखंड पर एक तरह के फ्लैग, नेशनल फ्लैग होगा, तो ये यूनियन जैक को चुना गया। नेशनल एंथम के लिए, अब देखिए नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए एक तरह के नेशनल एंथम भी लागू किया गया, जिसका की नाम है गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये नेशनल एंथम वहाँ का है और इंग्लिश लैंग्वेज तो मेन किया ही गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन संभव हो सका। नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।